हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज अपन केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी देखेंगे और उसके साथ साथ एक रिवीजन भी अपन लेकर चलेंगे चारों यूनिट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें कोई देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, रेडियस रेशो के बारे में पूछा है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन अपना है आयोनिक सॉलिड से। ठीक है जी, अब पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद में आयोनिक सॉलिड में क्या क्या चीजें अपने को याद होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या अनुपात या रेडियस रेशो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो, स्टार्ट अपन करते हैं क्यूब क्रिस्टल से। ठीक है, अब क्यूब क्रिस्टल के अंदर जो रेडियस रेशो होता है वो होता है 0.732 से 1 तक। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपन इसमें रखते हैं ऑक्टाहेड्रल को, अष्टफलकीय। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में देखो, इसकी जो ये लोअर रेंज है, लोअर लिमिट है, वो इसकी अपर हो जाएगी। ठीक है, इसका जो ये शुरुआती जो सीमा है ये ऑक्टाहेड्रल में लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, अपन स्टार्ट कर देंगे 0.414 से और 732 तक। फिर अगला तीसरा नंबर पे अपने आएगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब यहां से इनकी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी याद करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है आगे चल करके आपको अंग्रेजी में ही काम आएगी। तो टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। अब इसमें भी वही सेम सिस्टम है। इसकी जो निम्नतम सीमा है, लोअर लिमिट लोअर लिमिट है, वो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, अपर हो जाएगी, अधिकतम वाली हो जाएगी, और यहाँ अपन लिख देंगे 0.225। ठीक है, ये आ गया अपना चतुष्फलकीय का। फिर इसके बाद में देखो फोर्थ नंबर पर अपन इसके अंदर लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, या इसको मैं बोलता हूं त्रिकोणीय समतलीय, या फिर कभी कभी कुछ बुक्स में त्रिभुजीय समतलीय भी बोलते हैं इसे। तो त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है भाई, अब उसके अंदर देखो क्या होगा, 0.225 है, वो आ जाएगी इसकी अपर लिमिट में। ठीक है, और यहां पर अपन जनरली लेते हैं 0.155 से। ठीक है, और ये रेंज थोड़ी बहुत वेरी भी करती है, 151 0.5151 से भी ये शुरू हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे जितना भी आएगा वो सारा लिनियर में चला जाएगा, रेखीय क्रिस्टल में चला जाएगा, वहां तक कोई पूछता नहीं है। अपने को इन चारों पर फोकस रखना है। अब इसको बस मिलाना है, चलो देखते हैं, मिला लेते हैं इनको। तो हाँ जी, क्यूब क्रिस्टल, क्यूब क्रिस्टल को अपने को मिलाना होगा 0.732 से 1 तक। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने आ रहा है भाई सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो देख लो, अब ए का सेकंड से मिलाना है, इसका मतलब या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। चलो, अब नेक्स्ट आगे देखो, इसके अंदर अपना जो बी नंबर का है वो है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय को देखो किस में सेट करना है अपने को, 0.414 से 0.732 तक। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये फर्स्ट में आ रहा है। तो देखो, बी ऑप्शन में देखो, ए का सेकंड हो गया और बी का फर्स्ट हो गया, जबकि जो चौथा ऑप्शन है डी है, उसमें बी का थर्ड लिख रखा है, इसलिए वो हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ, ये एकदम शानदार क्वेश्चन है, फैजान रूल या फायान रूल से है ये। ठीक है, इस फायान रूल को अच्छी तरह पढ़ लेना जब केमिस्ट्री की एग्जाम देने जाओ ना, आयनिक सॉलिड चैप्टर के अंदर। काफी बढ़िया है ये टॉपिक, फैजान रूल से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि धनायन का आकार बढ़ रहा है, कैटायन की साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, देखते हैं, देखें क्या होगा। मान लो ये है सोडियम। ठीक है ये पोटेशियम, ये रुबिडियम है। ठीक है, अब अपन जब पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो
कैटायन है, धनायन है, उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है भाई, इंक्रीज। तो यूं समझ लो अपन इसमें सोडियम से रुबिडियम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो देखो फैजान क्या कहता है, फैजान कहता है कि जैसे ही कैटायन है या धनायन है, इसकी साइज बढ़ती है कैटायन की साइज बढ़ती है, तो इसका जो सहसंयोजक लक्षण है या कोवलेंट करेक्टर है, ये कोवलेंट करेक्टर जो है घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कैटायन की साइज बढ़ेगी कोवलेंट करेक्टर घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये करेक्टर घटेगा कोवलेंट, तो बढ़ेगा कौन सा फिर, आयोनिक बढ़ेगा भाई। समझ गए बात को, आयोनिक बढ़ जाएगा। तो अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि साइज कैटायन की बढ़ती है तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है इसमें कोवलेंट करेक्टर बढ़ेंगे ना, को नहीं बढ़े। अगला आयोनिक करेक्टर इंक्रीजेज, हाँ ये सही बात है, आयोनिक करेक्टर बढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या अपोजिट में चल रहे हैं। अगला देखो नो इफेक्ट ना, ऐसी कोई बात नहीं होती। और 50% कोवलेंट करेक्टर एंड 50% आयोनिक करेक्टर ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का उदाहरण है। जब अपन आयोनिक करेक्टर या कोवलेंट करेक्टर को पेरियोडिक टेबल में कैलकुलेशन में करते हैं, तब उसके अंदर जो स्टैंडर्ड टर्म ली जाती है बीच की, उसमें इनको 50-50% मानते हैं। और फिर उस 50% से अगर यहाँ पर 2.7 लिया हुआ होता है वैल्यू, ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तो एक बार सुन लो बस। 2.7 से अगर अपन आगे की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ने लग जाता है किसमें, आयोनिक की तरफ, और नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ने लगता है ये कोवलेंट करेक्टर की तरफ। पर फैजान का उससे कोई लेना देना है नहीं। अपने को बस ये याद रखना है कि धनायन का आकार बढ़ेगा तो आयोनिक करेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब देखो बी ऑप्शन हो गया इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ जी, एफ केंद्र से कौन सा अर्धचालक बनता है। क्या होता है भाई एफ केंद्र, देखो सुनो, ये कोई क्रिस्टल है, इसमें बराबर मात्रा में, सेम नंबर में कैटायन भी है और क्या है, एनायन भी है। देखो ये 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, अब क्या हो, एक एनायन जो है वो यहां से बाहर हो गया, एक कैटायन क्या हुआ, ओ सॉरी एनायन क्या हुआ, बाहर हो गया। लेकिन उसने जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहीं छोड़ दिया। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। ठीक है, वो कहते हैं ना, तेरे से दूर तो जा रहा हूँ पर दिल तेरे पास में रख के जा रहा हूँ, तो वही सिस्टम है यहाँ पे। ये चला तो गया पर इसको क्या रखने के लिए, खुश रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जरूर छोड़ गया यहाँ पे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, आपने एक बात सुनी होगी, अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ कलर होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, तो वो रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाइट को इंटरेक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर। तो इसलिए जो एफ सेंटर है, इस एफ सेंटर को कलर सेंटर भी कहते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि इससे कौन सा सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो देखो इसकी वजह से जो भी यहाँ पर डिफेक्ट आया है उसमें चार्ज का किसका रोल है, नेगेटिव चार्ज का रोल है। अब नेगेटिव चार्ज से कौन सा सेमीकंडक्टर बन सकता है, दो टाइप है आपके पास में, एक तो पी टाइप है और एक एन टाइप है। तो पी टाइप मतलब होल फॉर्मेशन या पॉजिटिव चार्ज से, ये तो प्लस पर चला गया, और एन मतलब नेगेटिव टाइप पर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक आवेश जो है उस पर बेस्ड है ये। तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज ही तो है। तो यहाँ एफ के अंदर से जो अर्धचालक बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा, वो कौन सा हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, एजीबीआर में कौन सी त्रुटि पाई जाती है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि टीचर की एग्जाम में, चाहे कोई नेट की एग्जाम हो, गेट की एग्जाम हो, या तुम्हारी एग्जाम हो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी जगह पर पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो डायरेक्ट याद रखो, ये जो एजीबीआर है ना,
ये इस प्रकार का कंपाउंड है कि इसमें शॉर्ट की भी पाई जाती है और फ्रैंकल भी, दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, धनायन पर आवेश बढ़ने पर क्या होता है? ये है कैटायन। देखो भाई, इसकी साइज जब बढ़ती है तब तो कोवलेंट करेक्टर जो है, कोवलेंट करेक्टर घट जाते हैं। हाँ जी, साइज बढ़ती है तो कोवलेंट करेक्टर घट जाते हैं, लेकिन अगर चार्ज बढ़ता है इस पे, हेलो, इस पे अगर चार्ज बढ़ता है तो फिर क्या होता है? कोवलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब यहां देखो, ये पूछ रहा है कि धनायन का चार्ज बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई, चार्ज बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, यानी कि सह संयोजक लक्षण जो है वो बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, फैजान के नियम बताते हैं। वैसे इसको फाइयान बोलते हैं भाई, फैजान तो इंशाल्लाह दूसरा नाम हो गया, वो तो रहने दो। फाइयान इसका असली प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो फैजान के नियम क्या कहते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, अबाउट कोवलेंट एंड आयनिक करेक्टर, यानी कि कोई अणु है उसमें सहसंयोजक और आयनिक लक्षण है, उनके बारे में बताता है। फिर अगला ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी के बारे में या विलेयता के बारे में बताता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर किस प्रकार के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, कैसी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताता है। तो देखो, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ना ही कोई मॉलिक्यूल में सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रहा। ठीक है, यह जो है कोवलेंट करेक्टर और आयोनिक करेक्टर, इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक बंधों की प्रबलता का क्रम है। डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखो, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहता है। ये इसका पूरा ऑर्डर होता है, इको एमएचवी। ठीक है, आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड। ठीक है, तो अपने को पूछा कितने में है? 3 में पूछा हुआ है, तो यहां तक याद रख लो, i.com। ठीक है, तो आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखो। हाँ, पार्टिकल्स की संख्या, एफसीसी, बीसीसी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं कॉलम मैच करना है अपने को। एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं? तो एफसीसी ये है, ये एफसीसी है, इसके कॉर्नर पर 8 पार्टिकल है और हर फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल है, यानी कि 6 टोटल पार्टिकल वहां है। अब ऐसे अगर एक सिंगल एफसीसी सामने रख दें तब तो उसमें कितने पार्टिकल हैं? 8 और 6, 14 या 14। पर एक क्रिस्टल लैटिस में, एक क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ एक यूनिट सेल नहीं होती, इसके साथ में अगल बगल में और यूनिट सेल जुड़ी हुई होती हैं, और 8 यूनिट सेल से एक क्रिस्टल लैटिस बढ़ता है। ठीक है, एक मिनिमम क्रिस्टल लैटिस के लिए कितने यूनिट सेल चाहिए? कम से कम 8 जुड़े हुए होते हैं आपस में, और 8 जब जुड़े हुए होते हैं ना, तो देखो ये जो कॉर्नर वाला है वो एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा 1/8, और ये जो है बीच वाला फेस का, ये एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा आधा। अब एक 1/8 आ रहा है कॉर्नर वाला, कितने हैं ये टोटल? 8 है, तो काटो इसको, कितना बचा? यहाँ बच गया 1। ठीक है, और देखो ये जो फेस वाले हैं ये आधे आधे बढ़ रहे हैं यूनिट सेल में, तो कितने हैं ये टोटल? 6 हैं, काटो इसको, 3, तो 1+3, 1+3 कितना हो गया? 4। तो टोटल कितने आ गए इसमें? एफसीसी में 4 कण,
तो ये तीसरे ऑप्शन से बढ़ेगा जाकर के। तो देखो पहला और दूसरे ऑप्शन में ए का थर्ड थर्ड है, ठीक है। सॉरी भाई, डोकरो हो गया मैं आजकल। तो अब देखो ए का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तो चौथा मतलब 4 कण हो जाएंगे A33। अब अगला देखना है अपने को इससे आगे। एससी में क्या होता है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखो, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होगी ना, उसमें सिर्फ ये जो कोने हैं 8, इन पे होगा पार्टिकल। अब कोई क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल तो होती नहीं है, कम से कम इसके सराउंडिंग जब टोटल मिलते हैं तो 8 तो होती हैं। तो ये एक जो है, ये एक पार्टिकल 8 में बटेगा, 8 में बटेगा तो एक के इससे कितना आएगा, 1/8। अब टोटल है कितने, ये टोटल 8 है, 8 से गुणा करो और फिर काट दो इसको, देखो एक आ गया। तो इस एससी में या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा। ये कौन से बन रहा है भाई, बी का फर्स्ट। अब ये जो है सेकंड ऑप्शन में बैठ रहा है, बी का फर्स्ट। चलो ऑप्शन तो मिल गया अपने को, लेकिन अगले भी देख लेते हैं। अब बीसीसी में कितने निकलेंगे देखो, 8 तो ये कॉमन है, यहीं पर होते हैं। और एक बीसीसी में देखो बॉडी सेंटर में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो 8 पार्टिकल हैं इनका तो डिस्ट्रीब्यूशन वही है, सेम टू सेम, ये तो कट करके 1 ही आएगा। लेकिन अब ये जो बॉडी के सेंटर में है, मतलब इस जो यूनिट सेल है इसके सेंटर में है, ये तो सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, किसी और में बटने वाला है नहीं। तो इसको पूरे को एक साथ लिख लेंगे, तो 1 + 1, टोटल इसमें कितने आ गए, 2। यानी बीसीसी में 2 पार्टिकल हो जाएंगे। तो देख लो सी का दूसरा ऑप्शन हो गया। अब है एचसीपी, तो एचसीपी में देखो 6 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। फिर आता है डायमंड। डायमंड देखो यहाँ फ्लो फ्लो में आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी देने के लिए मैंने लिख दिया, आपके तो ये औकात से बाहर है वैसे, तो फिर भी याद रख लो। डायमंड में कितने होते हैं, 8 कण होते हैं, 8 पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ई का पांचवा हो जाएगा 8 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हो गया इसमें सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्धचालक में डोपिंग होती है। हाँ, अब ये पेरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स के नेम दिए हुए होते हैं। ये जो ग्रुप है नेमिंग, ये प्रचलित है, फेमस है, लेकिन आजकल इसको बहुत इजी वे में कर दिया गया है। कैसे, आजकल ये थर्ड बी फोर्थ बी, ये जितने चौचड़े थे इन सबको हटा दिया गया है, 1 से लेकर के 18 तक डायरेक्ट काउंटिंग रहती है, ठीक है। पर मेरे को तो ऐसे माहौल बनाने के लिए इसमें ये ऑप्शन दे दिए मैंने, देखो अब क्या होगा। सबसे पहले पहला ग्रुप जो एस ब्लॉक का है वो फर्स्ट ए है। फिर यहाँ कौन सा आता है, सेकंड है, दूसरा एस ब्लॉक का। फिर ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा थर्ड बी से, सॉरी ये थर्ड बी से नहीं, थर्ड ए से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। और फिर यहां तक पूरा डी ब्लॉक चलेगा। डी ब्लॉक खत्म होने के बाद में फिर ये थर्ड बी से स्टार्ट होगा, डी ब्लॉक के लास्ट में फर्स्ट बी, सेकंड बी ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा आ गया फिर इसमें, ये ग्रुप। तो अब इसके अंदर देखो, इस ऑप्शन को अगर ज्यादा सरल इजी में बना दूं तो ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ऑप्शन तो देखो इसमें हो जाएगा थर्ड बी फिफ्थ बी, ठीक है। लेकिन जो कॉमन एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें इस ग्रुप को कहेंगे 13th ग्रुप, थर्ड बी वाले को तो। और ये जो फिफ्थ वाला है वो हो जाएगा 15th ग्रुप, ठीक है। तो आप तो इसको जो याद रखना है आपको, इन्हीं ऑप्शन को याद ना रखते हुए ये याद रखना, अर्धचालक में जो डोपिंग होगी वो एक तो 13th ग्रुप से होगी, 13th ग्रुप है बोरॉन का, और 15th ग्रुप जो है वो किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। ऐसे याद रखो बस, ये सफिशियंट रहेगा। तो आंसर मैंने ये बता दिया है, इन ऑप्शनों को मत देखना क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका, पुराने तरीके हैं ये। तो 13th ग्रुप एक तो बोरॉन और एक 15th ग्रुप नाइट्रोजन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलो। जालक ऊर्जा कौन सी स्थिति में देखी जाती है, हाँ भाई, ये लैटिस एनर्जी जो है, ये या तो किसी क्रिस्टल को फॉर्मेशन करते हैं,
तब जो एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होगी वो भी लेटिस एनर्जी है। या किसी बने हुए क्रिस्टल को तोड़ेंगे तब भी क्या होगा, जो एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होगी वो लेटिस एनर्जी ही होगी। तो ये जो जालक निर्माण है, लेटिस फॉर्मेशन है और लेटिस डिसोसिएशन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये आगे कह रहा है कि सॉलिड लेटिस फॉर्मेशन, चलो ठीक है, लेटिस फॉर्मेशन जालक का निर्माण हो रहा है, सही बात है, पर इसमें जालक का विनाश नहीं हो रहा, तो फिर ये ऑप्शन आधा अधूरा है, तो कैसे मानेंगे इसको। अगला है लिक्विड लेटिस, यानी कि जो स्मैक्टिक नेमेटिक ये लिक्विड क्रिस्टल है उनकी बात कर रहा है, इसका डिसोसिएशन। तो ठीक है, चलो डिसोसिएशन ठीक बात है, पर ये भी आधा अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें निर्माण कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ जालक का वियोजन या विनाश ही लिखा हुआ है, अपने को तो निर्माण भी साथ चाहिए, तो ये ऑप्शन भी फिर सफिशियंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही बचता है इसमें। ठीक है, तो जालक ऊर्जा जो है, जालक निर्माण और जालक विनाश इन दोनों में देखी जाएगी। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अज्ञात धनायन है जिसका आकार बहुत बड़ा है, तो यह अत्यधिक सहसंयोजक है। एकदम गलत बात है, अभी शुरू में अपन ने देखा था, साइज जैसे ही बढ़ेगी कैटाइन की साइज जैसे ही बढ़ेगी, इसके कोवलेंट करेक्टर जो है, ये कोवलेंट करेक्टर तो कोवलेंट करेक्टर घट जाएंगे। ठीक है, तो साइज बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर घटेंगे, लेकिन ये तो बता रहा है कि हाईली कोवलेंट होगा, तो बहुत गलत बात है, ये फॉल्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा भाई इसका गलत, फॉल्स। अगला, हाँ भाई, डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ने पर विलायक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक बढ़िया एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसी भी विलायक का घोलने की जो ताकत है उसकी, विलायक की जो घोलने की ताकत है, डिजोल्व करने की ताकत है, उसको बताता है। जितना ज्यादा इसका मान होगा, इस विलायक की सॉल्वेशन की पावर, घोलने की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, किसी को विलायकन करने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका, इंक्रीज करेगा ये एफिशिएंसी को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, SF4 की संरचना है। चलो, अब अपनी ये पहली यूनिट खत्म हो गई, अब इसको थोड़ा बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। आयनिक सॉलिड के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो देखो, आयनिक सॉलिड में सबसे पहले रेडियस रेशियो आपको याद रखना है। अभी पहला क्वेश्चन याद करो, उस पहले क्वेश्चन में रेडियस रेशियो के बारे में बात हुई थी। ठीक है, उसमें अपन ने तरह तरह के रेडियस रेशियो रखे थे और उसके आधार पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है वो बांटी थी। ठीक है, पॉइंट 732 से 1 की तरफ जा रहा था, तब अपन ने उसको कहा था घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, और पॉइंट 414 से पॉइंट 732 के बीच में जा रहा था, तब अपन ने उसको क्या कहा था, अष्टफलकीय क्रिस्टल, याद करो। ठीक है, तो रेडियस रेशियो आपको पढ़ना है। ठीक है, रेडियस रेशियो के बाद में अगला पॉइंट जो आपको इसमें बहुत शानदार पॉइंट है वो याद रखना है, फैजान रूल। और फैजान रूल क्या बताता है, अभी 3-4 बार आ चुका क्वेश्चन फैजान रूल का, ये कोई भी जो क्रिस्टल है उसके आयोनिक और कोवलेंट करेक्टर, इनके बारे में बताता है कि हाँ भाई कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, तो इसकी जानकारी कौन देता है, फैजान रूल देता है। और इसमें आपने जो हिसाब लगाना है, वो हिसाब क्या होगा, देखो हिसाब ये है कि देखो, अगर चार्ज बढ़ेगा, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़े या नेगेटिव चार्ज बढ़े, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं देखो मैं, कोवलेंट करेक्टर ये बढ़ जाएंगे। साइज, देखो साइज बढ़ेगी किसकी, कैटायन की, साइज बढ़ी तो कोवलेंट करेक्टर क्या हो गए, घट गए। फिर से साइज, अगर ये घट रही है, साइज अगर घट रही है किसकी, सॉरी बढ़ रही है एनायन की, तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगी। ठीक है, चार्ज तो देखो दोनों से ही क्या है, पॉजिटिव में लेके जा रहा है इनको, यानी चार्ज अगर बढ़ रहा है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ ही रहे हैं। जबकि साइज है,
साइज अगर कैटाइन की बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहे हैं, साइज अगर एनाइन की बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट अगर आपको याद है तो फैजान रूल के क्वेश्चन लगभग लगभग आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर बहुत अच्छी तरह आपको याद है तो। फिर इन दोनों के बाद में जो सॉलिड स्टेट का बढ़िया आयनिक सॉलिड का अगला टॉपिक था वो था अपना जालक ऊर्जा पर, लैटिस एनर्जी। ठीक है भाई, कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन जो है इसको यहां से हटा दिया जाए ताकि जगह हो जाए। ठीक है, लैटिस एनर्जी देखो, लैटिस एनर्जी जो है वो निर्भर करती है किस पे? जो भी आयन लिया गया है उसकी रेडियस पर, और उस रेडियस के साथ में इसका इनवर्स का रिलेशन होता है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो है कोई जालक का निर्माण होगा या वियोजन होगा, दोनों में ही काम आएगी। फिर अगली बात सुनो, एक और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं कि लैटिस एनर्जी जो है इसमें भी जो प्रभावित करने वाला कारक है, फैक्टर जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज अगर बढ़ेगी तो बिल्कुल ये जो फैजान रूल के जो रिलेशन है ना, बिल्कुल वही रिश्ते इसमें भी काम आएंगे। अगर साइज बढ़ेगी कैटायन की तो ये जो जालक ऊर्जा है वो घटने लग जाएगी। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा एनायन या कैटायन का तो जालक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो जो सेम टू सेम पैटर्न इस फैजान रूल का था वही इसका है। अब आगे बात मैं कर दूं सोल्युबिलिटी की, ये अगला भी पॉइंट था इसमें, आयनिक सॉलिड में विलेयता। तो भाई इसका भी सेम टू सेम यही रिश्ते चलेंगे। कैसे? देखो, अगर सॉल्युबिलिटी में आयन और ये एनायन और कैटायन जो है इनकी विलेयता जो है बढ़ सकती है अगर चार्ज बढ़ेगा तो। ठीक है, तो सेम वो का वही पैटर्न है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो यहां से, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी और फैजान रूल, इन तीनों के जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न लगभग एक तरीके का ही होता है। ठीक है, मेन चीजें, साइज बढ़ रही है तो जो भी फैक्टर है वो घट रहा है, और चार्ज अगर बढ़ रहा है तो फिर ये जितने भी टॉपिक लिए हुए अपन ने, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, फैजान रूल में कोवेलेंट करैक्टर, ये सब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका पैटर्न एक जैसा है। फिर इसके बाद में, इन सब के बाद में इसमें डिफेक्ट की बात की थी। डिफेक्ट में एक तो शॉर्ट की था, फ्रैंकल था, एफ सेंटर था, ये सब थे। तो शॉर्ट की में तो क्या होता है भाई? शॉर्ट की में शॉर्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, अगर एक कैटायन बाहर निकला तो साथ में एक एनायन भी बाहर निकल गई, तब तो कौन सी पैदा होगी? शॉर्ट की। और फ्रैंकल में क्या होगा? फ्रैंकल में जो एनायन है वो बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन अपनी लेयर या अपनी परत को छोड़ करके बीच के स्पेस में आ गया। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रैंकल। और फिर एफ सेंटर, एफ सेंटर तो बताया था ना मैं जा रहा हूं लेकिन दिल तेरे पास है, बस वही सिस्टम है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ से एनायन बाहर तो चला गया लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं छोड़ गया। ठीक है, ये एफ सेंटर त्रुटि है, इस तरीके से पैदा होती है। ये मोटी मोटी जो मेन त्रुटियां आपको याद रखनी है, डिफेक्ट, इनमें से है। चलो, इसके बाद में अर्धचालक की बात आई थी, सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर में अपन ने क्या देखे थे? एक तो नैज, इंट्रिंसिक, ये तो है जो नेचुरली अर्धचालक पाया जाता है, जैसे ये सिलिकॉन का हो, जर्मेनियम का हो, ये। फिर होता है इसमें एक एन टाइप। एन टाइप का मतलब जो 15th ग्रुप है, जो 15th ग्रुप है, उस 15th ग्रुप के अंदर देखो क्या करना है, इस 15th ग्रुप के जो भी तत्व है उनको सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। तो जैसे ही इनको जर्मेनियम में मिक्स कर दोगे या सिलिकॉन में मिक्स कर दोगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए इसको एन टाइप बोल दिया। ठीक है, फिर अगला पी टाइप। पी टाइप में देखो, पी टाइप में यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब होल फॉर्मेशन, यानी इसमें जो अशुद्धि मिलेगी वो 13th ग्रुप की मिलेगी। 13th ग्रुप जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में डाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, कमी रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, होल फॉर्मेशन, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। ओके, ये सेमीकंडक्टर याद रखने थे।
फिर डिफेक्ट की वजह से भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, जैसे एफ सेंटर है, एफ सेंटर एक अर्धचालक ही है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो भी कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई ना समझ में? ठीक है, वो मेरा एक बढ़िया सा डायलॉग है, वो बोला नहीं मैं, अब याद आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। ओए, आ गई क्या बात समझ में? देख लो। ठीक है, ओके। तो ये अर्धचालक के बारे में था। फिर अर्धचालक के पूरे होने के बाद में कुछ माइसेलेनियस टॉपिक इसमें बाकी रहते हैं, मिश्रित टॉपिक, जिसमें एक न्यूमेरिकल टाइप कुछ पूछ सकता है या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? जैसे NaCl दे दिया, KCl दे दिया, RbCl दे दिया, और इनका ऑर्डर बनवा लिया आपसे कि बताओ सहसंयोजक लक्षण का बढ़ने का क्रम बताओ, या कोवलेंट करैक्टर के बढ़ने का क्रम बताओ। तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले देखो, एनायन तो सेम है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ना, कैटायन का फर्क पड़ेगा। तो कैटायन तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं, तो अगर साइज बढ़ रही है तो फिर कोवलेंट करैक्टर घट जाएगा। तो कोवलेंट करैक्टर घटेगा, तो कोवलेंट करैक्टर के घटने का क्रम देखो क्या हो जाएगा, KCl RbCl। ये किसके घटने का क्रम हो गया भाई? कोवलेंट करैक्टर। और आयनिक करैक्टर पूछे तो आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। तो ऐसा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही सार है आपकी पहली यूनिट आयनिक सॉलिड का। चलो अब नेक्स्ट यूनिट में प्रवेश करें। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, SF4 की संरचना है। बढ़िया क्वेश्चन। इस बढ़िया क्वेश्चन में देखो एक बढ़िया ट्रिक भी लगा देते हैं अपन। कौन सी? TVE/8 ब्रह्मास्त्र ट्रिक है ये, सारे संकरण इससे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछ रहा है आपका, SF4 की संरचना। तो ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल, तो याद भी होना चाहिए। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। हेलोजन में कितने होते हैं? 7। तो 7 चौक 28, जोड़ दो इनको 34, 34 में 8 का भाग दो, 8 का भाग दोगे 8 चौक 32, कितने बचे? 2। 2 में 2 का भाग दो, कितना आया? 1। तो 4+1, 4+1 के लिए अपन क्या कह देते हैं? याद होगा ना, VSPR थ्योरी में पढ़ा था, सीसो स्ट्रक्चर कहते हैं अपन इसको, और सीसो का ही दूसरा नाम क्या है? के शेप। तो आपने इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखें, ClF3 की संरचना। हाँ जी, तो ClF3 की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन गिनने हैं अपने को, चलो गिनते हैं। ClF3, तो 4 हेलोजन है, 4 हेलोजन है मतलब 7 चौक 28, 28 में देखो भाग दो 8 का, 8 3 24, कितने बचे यहाँ पे? 4। 4 में किसका भाग दोगे? 2 का, कितना आया? 2। तो 3+2, यानी कि 2 तो क्या है? बॉन्ड पेयर बंद युग्म, 2 क्या है? लोन पेयर। ऐसी संरचना किसमें होती है? संकरण तो sp3d रहता है, और जो संरचना हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? टी शेप। कौन सी शेप भाई? टी शेप। तो ये कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, NH3 में संकरण और लोन पेयर। NH3 आपका अलग से भी मेंशन हो रखा है सिलेबस में, तो बढ़िया है, देख लो इसको। ये NH3 की संरचना है। ये NH3 की संरचना है। इस NH3 में देखो संकरण तो क्या होगा? sp3। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसके साथ एकल बंध बनाने वाले एटम 3, भाग दो 2 का, तो 8/2 बराबर 4। तो sp3 संकरण तो आ गया, और लॉन पेयर कितने हैं इसमें? 1 है। तो sp3 संकरण और लॉन पेयर 1, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब सब में लॉन पेयर पूछ रहे हैं, ये फेमस क्वेश्चन है भाई, देखो। फेमस क्वेश्चन है। NH3 में तो आपको पता ही है लोन पेयर, ये एक रहा। H2O में देखो, H2O में ये 2 है, और CH4 में तो कुछ होता नहीं है, बॉन्ड ही बॉन्ड है इसमें तो,
ये लो, इसका संकरण निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्ड यहाँ टोटल कितने हैं? 2 हैं, 2 का भाग दोगे इसमें 8/2 बराबर ये भी 4 आ गया। यहाँ देखो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, सिंगल बॉन्ड भी 4 हैं, 2 का भाग दिया ये भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो सारे ही sp3 संकरित हैं लेकिन लोन पेयर की संख्या अलग अलग है। तो CH4 में तो 0 है लोन पेयर, NH3 में 1 है लोन पेयर और H2O में 2 है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी, sp3d में 4+1 स्थिति में कौन से बंद युग्म का विलोपन होता है? बढ़िया क्वेश्चन। समझो इसको। सबसे पहले तो ये बनाते, ये है 5+0 कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई? 5+0 कंडीशन। अब 5+0 का मतलब 3 तो इसमें इक्वेटोरियल या निरक्षीय बंद हो गए, ये हो गया एक्सियल या अक्षीय बंद। ओके, अब 4+1 स्थिति इसका मतलब एक लोन पेयर आना है इसमें। अब देखो जब ये लोन पेयर आता है ना, तो ये इस प्रकार से आएगा VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कि रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन कम से कम हो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस संरचना में लोन पेयर ऐसी जगह व्यवस्थित होना चाहिए कि बॉन्ड के बदले जो है डिस्टॉर्शन कम आए, विकृति कम आए। तो ये जनरली यहां से हटता है, इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति से हट जाता है, तो यहाँ लोन पेयर आ जाता है। तब जाकर के देखो ये कैसा शेप बन रहा है, के शेप सा बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बनता है ये के शेप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन से बंद युग्म का विलोपन होगा? निरक्षीय का, इक्वेटोरियल का। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। प्रतिकर्षण का सही क्रम बताइए। ये डायरेक्ट याद रखने की चीज है स्टेटमेंट। लोन पेयर से लोन पेयर, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये क्रम रहता है। ठीक है, ये कौन से में है भाई? ये बी ऑप्शन में है अपने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। वाह, ये क्वेश्चन पहले आ चुका। वो मोर मोरनी के डांस किए थे ना क्वेश्चन में, बस वही है ये। ठीक है, वापस देख लो। ये नाभिक इलेक्ट पॉजिटिव चार्ज वाला, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन, इसको फंसाने के लिए। अब इसके चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने से कभी कोई फंसता थोड़ी है, कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये डांस करेगा। ठीक है, डांस करेगा साथ में, तो इसका डांस तो क्या हो जाएगा? स्पिन। समझने की बात है। और ये जो चक्कर लगा रहा है ये किस में लगा रहा है? ऑर्बिटल में, यानी कि एक कक्षा में। तो वेव फंक्शन को हमेशा शो करते हैं साई से, तो एक तो साई ऑर्बिटल और गुणा में इसके साथ में क्या कर देंगे? साई स्पिन। ये किसके लिए आ जाएगा? आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन में है ये। ठीक है, ऑर्बिटल गुणा स्पिन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 में बंद क्रम है। चलो इसको देखो, ये ट्रिकी मैनर में आपको याद रखनी है कुछ चीजें, तो वो ट्रिक बता देता हूं, उससे ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा एकदम। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का याद रखो, N2 का हमेशा 3 होता है बंद क्रम। अब इधर जाओगे और इधर आओगे, आधा आधा बंद क्रम कम करते चलो, तो 13 होंगे तो इसका हो जाएगा 2.5। तो यहाँ आओगे 12 पे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ आएंगे 1.5, यहाँ हो गया 1। इधर देखो, इधर भी आधा कम करो, 2.5, इस पे आ गया 2। ऑक्सीजन का O2 का इतना ही होता है, इधर कार्बन का भी इतना ही होता है। ठीक है, और बोरोन का यही है ही। ठीक है, यहाँ देखो अब, फिर आधा कम कर दो, 1.5, इसको 1 कर देंगे, ये 0.5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? Ne2 जो है वो अस्तित्व में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, तो पहले से ही स्थायी है, इसको कोई अणु बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस। इससे ये O2 C2 E2 P2 सब ठीक हो जाएंगे। अब देखो इसी पे आधार पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, कार्बन मोनोऑक्साइड का बंध क्रम क्या होगा? तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में होते हैं, 6 कार्बन में होते हैं, तो 8 और 6 14, 14 पर देखो कितना आ रहा है 3, बस खत्म कहानी। ये देखो नाइट्रोसिल NO प्लस में कितने होंगे भाई? तो 7 तो नाइट्रोजन में होते हैं, 8 ऑक्सीजन में होते हैं, तो 8 और 7 15, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, 15 में से एक गया तो कितने बचे? 14, 14 फिर से किस पे आ गया? 3 पर। बस एकदम परफेक्ट ट्रिक है, आराम से कोई मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर इसमें। बोलो, यही आ गया जो पूछा था अपन ने, सीओ में बंद क्रम है तो देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 6 किसमें? कार्बन में, 8 से 14, 14 मतलब ये मतलब 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो इसको। ये क्या कह रहा है भाई? हाँ, ये एक मॉलिक्यूलर डायग्राम इसने दे रखा है और पूछना चाह रहा है कि किससे संबंध रखता है ये। तो देखो, एक ट्रिक याद रखना हमेशा, 1221, ठीक है, और एक याद रखना 21 21। ओके, तो अब देखो 1221 जो ट्रिक है ये हमेशा लगेगी ऑक्सीजन पर, एफ पर और नियोन पर, और ये किस पे लगेगी? बोरॉन पर, कार्बन पर और नाइट्रोजन इन तीनों पर लगेगी ये। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, 1221 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो एक कक्षक ही आएगा सिर्फ, उसके ऊपर दो कक्षक आएंगे, फिर ऊपर दो कक्षक आएंगे और सबसे लास्ट में एक कक्षक आएगा। तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में देखो सबसे पहले एक कक्षक है, फिर उसके ऊपर दो कक्षक है, फिर और ऊपर देखें वापस दो कक्षक है, और सबसे लास्ट में ऊपर ही ऊपर क्या है? एक कक्षक है। तो 1221 वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये इसका पैटर्न है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? बी में है, तो बी सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। O2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो बेसिकली MOT बनाना है अपने को यहाँ पे। देखो, बारह सौ इक्कीस, ठीक है, तो पहले एक कक्षक, फिर यहाँ दो कक्षक, फिर यहाँ भी दो कक्षक, फिर यहाँ एक कक्षक। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कक्षक बीमार हो गया ना, क्योंकि अपनी राइटिंग ऐसी ही है, जिंदाबाद। ठीक है, हाँ, एग्जाम में जब हम लिखते थे तो हमें मास्टर ऐसा कहते थे कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं कॉपी में। तो बस ऐसी सी राइटिंग है, बस समझने की बात है। देखो, एक कक्षक, फिर दो कक्षक, फिर दो कक्षक और फिर एक कक्षक। इसमें क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन में तो कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। O2 है तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो इससे नीचे वाले जो 1s और 2s कक्षक हैं उनके मॉलिक्यूलर डायग्राम में भर चुके हैं। 8 अब इसमें भर देते हैं। तो देखो 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कक्षक कौन सा है भाई? पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई। तो इसका मतलब लास्ट जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे गए? पाई स्टार कक्षक में। तो ये चौथे ऑप्शन में है भाई, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको। कार्बन 2 C2 में क्या पाया जाता है? पाई बंध पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। 3C2E बंध पाया जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, MOT से है। ठीक है, देखो डाइबोरेन जो होता है अपना, उस डाइबोरेन के अंदर ये बीच वाला जो तो बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड, इन सल्ट टिश्यू में आज। देखो
ये जो है बनाना बॉन्ड है। इन बनाना बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन गुणते हैं अपन। देखो बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तो इसके साथ चले गए, एक कोई से इस बॉन्ड में आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पर रख दिया इसने। अब इस बोरॉन की बात, इस बोरॉन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो। तो देखो ये पूरा जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, लेकिन सेंटर कितने हैं, 3 है। तो इसी को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये अपना कौन से में है, फर्स्ट ऑप्शन में है P2H6। एक बार और देखिए, ये चौथा ऑप्शन जो है यहाँ है Al2CH3। अगर ये Al2CH3 की जगह ऐसा होता Al2CH3 6, तब ये भी 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो कर सकता था, ठीक है। ऐसा का ऐसा बिल्कुल डायग्राम बन जाता। उसका कैसे, देखो एल्यूमिनियम यहाँ एक CH3 एक CH3, फिर एल्यूमिनियम यहाँ एक CH3 एक CH3, फिर एल्यूमिनियम यहाँ एक CH3, ठीक है। तो ये जो बना है इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही कहते हैं, जब इसमें मैथिल में 6 होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तो एक ही है, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता, पहला हो जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6+1 स्ट्रक्चर। 6+1 संरचना है, तो 7+0 ये तो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, कौन सी होती है भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसको 6+1 कर देंगे तो ये हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफल की है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर 6+1 की जगह 5+2 कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर। ओके, तो ये संरचना जो होती है ना, 7 बंद युग्म जब होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं, तब ये तीनों बन सकती है। कंडीशन या तो 7+0 होगी, या 6+1, या 5+2 होगी। तो इसमें अपने को 6+1 पूछी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, विकृत अष्टफल की। चलिए भाई नेक्स्ट देखो फिर। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओटी किसका अनुसरण करता है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बड़ा तत्व है, तो इसी को वो फॉलो करेगा, यानी O2 के पैटर्न को फॉलो करेगा, मतलब कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। CHCl की संरचना। तो CHCl की संरचना कैसी होती है भाई, CHCl की संरचना BCC टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो अपना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक घनीय क्रिस्टल में कुल सममिति तत्व है। चलो अब यहां तक अपनी जो सेकंड यूनिट है वो पूरी हो चुकी है, तो एक बार उसकी थोड़ा बहुत आउटलाइन देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए एक बार। चलो देखो, अपनी जो सेकंड यूनिट थी उसमें एक तो है कोवलेंट बॉन्ड, और एक कौन सा है, एमओटी। एमओटी, ठीक है, ए मोटी, ठीक है, ऐसे बोलना मत भाई, एमओटी अपन ऐसे याद रखो इसको। तो कोवलेंट बॉन्ड और एमओटी, इन दो के बारे में है ये। कोवलेंट बॉन्ड में अपने को क्या पढ़ना था, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी पढ़नी थी। वीएसपीआर थ्योरी के बारे में अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं। TVE/8 मेथड यहाँ पर अपने को लगाना है। TVE/8 मेथड से देखो क्या क्या बन सकता है, 7+0 होगा तो बनेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 6+1 होगा तो बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखा था वही है ना। अब 5+2, 5+2 में आपका बनेगा पेंटागोनल प्लेनर।
ओके भाई, ऐसे ही अगर अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो 6 + 0 में बनता है ऑक्टाहेड्रल, फिर 5 + 1 में बनता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। फिर 4 + 2 में क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर। ओके, अगला देखो, अगला इसमें 5 + 0, ये बढ़िया है भाई, इसको याद रखना। 5 + 0 में रहता है क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी, ठीक है। 4 + 1 में आपकी रहेगी के शेप, 3 + 2 में आपकी रहेगी टी शेप, 2 + 3 में आपका क्या रहेगा यहाँ पर, लीनियर। ओके, इस पूरे सिस्टम का जो संकरण है वो है sp3d, और इनका जो है ये है आपका sp3d3, और ये जो है ये है sp3d2। ओके, फिर आ जाओ 4 पर, तो देखो 4 + 0, इसको कहेंगे अपन टेट्राहेड्रल। 3 + 1 ये है पिरामिडल, 2 + 2 ये है इसकी वी शेप। ओके, संकरण है इसमें sp3, ठीक। फिर देखो और देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी के। वेस्पर थ्योरी में आगे देखो, अगर 3 + 0 है तो अपन कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 + 1 है तो कहेंगे वी शेप। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम है अपना। अब वेस्पर थ्योरी या नट शेल में आ गई पूरी। संकरण इसको क्या कर दूंगा मैं, sp2। और निकालते कैसे हैं, निकालते हैं अपन इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ करके 8 का भाग देते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन देख लें, SF4 मान लो। SF4 में देखो 6 तो इसमें है, 7 चौक 28, 34, 34 में किसका भाग दोगे, 8 का, तो 8 चौक 32, बचे 2, 2 में 2 का भाग दे दो 1, तो 4 + 1, ये आ गया के शेप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना निकाला जाता है। एक तो वेस्पर थ्योरी इसमें काम की थी। अब वेस्पर थ्योरी में कुछ 2-3 स्टेटमेंट और होते हैं कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बारी आती है, फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बारी आती है। इस प्रकार से ये होता है। फिर आगे चलो देखो, आगे कोवलेंट बॉन्ड में जो है हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन क्या रहता है, ठीक है, जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, या फिर उसमें बॉन्डिंग होती है तब क्या वेव फंक्शन बनता है। तो फिर अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था कि अगर साई एक ऑर्बिटल का, एक एटम का प्लस में है और दूसरे का माइनस में है, नेगेटिव है, तब तो अपने किसकी फॉर्मेशन कर दी थी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव थे, जुड़ रहा था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, निर्माणात्मक अप्रोच थी, तब यहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा था, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो रही थी। फिर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन अपन ने देखा था, तो वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा ही, तो एक तो साई आएगा ऑर्बिटल इसमें, और एक साई क्या आएगा, स्पिन। फिर इसके बाद में देखो एमओटी, एमओटी के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो वो देखो, याद करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, वो बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक याद रखनी है, उससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको एमओटी का पैटर्न याद रखना है, कौन सा, एक तो 1221 और एक 2121, ये भी, ठीक है। 1221 मतलब पहले एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, ये 1221। और 2121 में क्या, दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, ये 1221 का पैटर्न है। ये किस में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियोन में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाएगा बोरॉन में, कार्बन में और नाइट्रोजन में, ठीक है। ये इन तीनों में पाया जाएगा, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। आ गई बात समझ में, ये था। फिर HF का मॉलिक्यूलर डायग्राम था। HF में क्या हो रहा था, एक तो हाइड्रोजन की ऊर्जा ज्यादा थी, F की कम थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो बन गया था इनमें,
फिर 2 यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग रह गए थे एफ के, और फिर आगे जो था एंटी बॉन्डिंग कक्षक थे। इस प्रकार से एचएफ का फॉर्मेशन था। ठीक है, फिर इसके अंदर 3C2E बॉन्ड देखा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले था एक, वो P2H6, वो एमओटी का है। और फिर उसके बाद में इसमें एक मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और आ जाता है, तो वो भी देख लो। यहाँ एल आई, यहाँ भी एल आई, यहाँ भी एल आई, यहाँ भी एल आई, और ये किससे जुड़ रहे हैं भाई? मैथिल ग्रुप से। ओके, किससे जुड़ रहे हैं? ये मैथिल ग्रुप से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन किसकी होती है? मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखो सेंटर कितने हो गए इसके, ये CH3 Li Li, और इनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं, तो मल्टी सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो R4 और Li4, ये सिस्टम यहाँ पर बनता है आपका। तो ये सारी चीजें किसमें थी? एमओटी में थी और कोवलेंट बॉन्ड में थी। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। इसको मिटाते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। एक घनीय क्रिस्टल में कुल सममिति तत्व है, तो कितने सममिति तत्व हैं भाई एक घनीय क्रिस्टल में? कुल 23 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें प्लेन ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 13 क्या होते हैं इसमें? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। और 9 क्या होते हैं इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस प्रकार से कुल देखो 22 और एक 23 कुल ये पाए जाते हैं। अब इसके अंदर लोकेशन तो क्या ही पूछेगा आपसे, क्योंकि फिर वो ग्रुप थ्योरी का पार्ट हो जाता है। तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए हैं, तो 23 हो जाएगा इसका आंसर। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिर। निम्न में से क्रिस्टलोग्राफी का नियम है, तो लॉ ऑफ सिमेट्री, परिमेय घातांक का नियम, रैशनल इंडिसेस, ये दोनों होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं वो भी देख लो। तो लॉ ऑफ सिमेट्री का मतलब कि क्रिस्टल सममित है, उसमें एलिमेंट्स पाए जाएंगे सिमेट्रिकल एलिमेंट। कौन कौन से? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तो किस में बात आ गई? लॉ ऑफ सिमेट्री की। फिर लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो वाइस इंडिसेस आपके बनते हैं, ठीक है ना, ये वाइस इंडिसेस जो आपके बन रहे हैं, ये या तो पूर्णतया अंतःखंड पर होते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली इंटरसेप्ट पर, यानी कि ए बी सी पर, या फिर इनके होल मल्टीपल में, यानी पूर्ण गुणज में हो गए, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, कभी भी ऐसे पॉइंटों में नहीं आए जाएंगे। ठीक है, 1.5 ऐसे नहीं होगा, उसको काट पीट करके जो है सरल अनुपात में लाना पड़ता है। यह कौन कहता है? आपका रैशनल इंडिसेस। फिर इसके अलावा एक लॉ और चलता है कि इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है, देखो कि जैसे ये कोई षटकोणीय क्रिस्टल है और मान लो इसका एंगल यहाँ x है, तो अब इस स्ट्रक्चर को चाहे कोई सी फॉर्म में ले आओ, चाहे इसको इतना लंबा चौड़ा कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो, तब भी ये जो है वो x ही रहेगा। ये कौन कहता है? आपका लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ये तीन जो नियम है वो क्रिस्टोग्राफी में होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए एंड बी। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिर। होए होए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं देखो इसको। वाइस इंडिसेस आपको दे रखे हैं और आपको क्या बनाना है? इससे मिलर बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो 1A 2B 3C, सबसे पहले इसका रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, ए और बी को हटा लो यहां से, इनको रिवर्स कर लो। रिवर्स करने के बाद में इनको सरल कर दो, तो सरल 6 से हो जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 3 6 हो गए, और ये 3 दूनी 6 हो गए, यानी 632 आ गया है भाई ये। ओके, आगे बात समझ में आपको? तो आपका मिलर सूचकांक 632 हो जाएगा इसमें। चलो भाई नेक्स्ट देखो। मिलर प्लेन बनाना है, और किसका पूछा है भाई? ये वो चिन्ह सा लिख रखा है, 1 2 3 का मिलर सूचकांक है।
देखो आपको पढ़ाने के चक्कर में मेरा गला भी फिश हो रखा है, नाक भी और आंख भी हो रखी है, तीनों ही बैंड में। तो कितना पावरफुल आदमी होगा मैं, है ना? इतनी तकलीफों के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो 1 2 3 मिलर सूचकांक का ग्राफ, ये निरूपण है। तो देखो सीधी सी बात है, कोई अक्ष मानना है अपने को यहाँ पर, ठीक है। एक्सिस पर मान लो जैसे इस पे अगर 2 ले लिया, तो इसका आधा लगभग मान लो यहाँ जैसे 1 ले लिया, और इधर 3 लेना है तो 3 गुना करना है अपने को। तो देखो इतना, इतना और इतना, यहाँ तक 3 गुना मान लो, ये आ गया, इनको मिला दो। तो ये जो प्लेन बन गया ये मिलर प्लेन बन गया। अब ये देखें कौन से में है, देखते हैं भाई। ये सापने वाला चित्र तो इसमें कोई से की डोल नहीं लग रही ऐसे तो। ये पहला ऑप्शन होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी गुणिया खराब हो रही है इसकी, देखो 1 और 2 दोनों ही बराबर हो रहे हैं। तो आप तो जो मैंने बना रखा है ना वो देख लो बस, क्योंकि ये जो 1 2 3 तो कोई से ही एक्सिस पर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो कम से कम लंबाई काट रखी है, लेंथ काट रखी है, वो तो इंटरसेप्ट पर जो इंडिसेस काट रखे हैं आपने, वो तो क्या होना चाहिए, स्केल के अनुसार ही होने चाहिए। तो एक तो एक ही होना चाहिए, और एक का डबल ही होना चाहिए 2, और 3 जो है वो ट्रिपल ही होना चाहिए। तो ये जो मैंने जो बना रखा है वो मान लेना भाई इसमें, ठीक है। बाकी एक थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा, थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो जो मैंने बनाया है वो बना लेना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिर। हाँ जी, कोलॉइडी विलियन बनाने में काम आता है। ये एक बार बीच में 4th यूनिट का क्वेश्चन आ गया, पर चलो सल्टा तो देते हैं इसको। सिक्का धातुओं के कोलॉइडी विलियन बनाने में प्रेडिगार्क मेथड काम में आता है। चलो भाई देखो नेक्स्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो देखते हैं आगे देखो। हाँ जी, ये अपनी इसी यूनिट का है। ग्राफ दे रखा है अपने को फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, और पूछ रहा है कि बी जो है बीच वाला वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बी पूछ रहा है, तो देखो ये तो प्रदर्शित करता है सॉलिड को, और सी प्रदर्शित करता है लिक्विड को, और बी जो है, बी यहां पर प्रदर्शित करेगा किसको, लिक्विड क्रिस्टल को। यानी कि इन दोनों के बीच की स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ही ये स्मैक्टिक नेमेटिक ये सब आएंगे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीडी नुमा संरचना पाई जाती है, बढ़िया क्वेश्चन। लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स में से है, तो दोनों लिक्विड क्रिस्टल देखो मैं यही रखूं, एक तो है स्मैक्टिक, एक है आपका यहाँ पर नेमेटिक। देखो साथ साथ रिवाइज हो रही है आपकी यूनिट, ठीक है। स्मैक्टिक में परतीय संरचना सी पाई जाती है, क्यों, सीडी नुमा संरचना। नेमेटिक में ऐसी कोई संरचना नहीं होती, ठीक है। अगली बात, इनका बहाव जो है, इनका बहाव सामान्य बहाव नहीं है। देखो इनको बहा रहे हैं तो ये परतीय संरचना बढ़ रही है, इसका मतलब नॉन न्यूटोनियन बहाव है इनका, नॉन है ये न्यूटोनियन में, जबकि इनका बहाव सिंपल होता है, ठीक है। तो ये इनके दोनों के अंतर है। अब अपने को तो कौन सा चाहिए इसमें, अपने को चाहिए सीडी नुमा स्ट्रक्चर वाला, तो वो तो कौन सा था, स्मेक्टिक ही तो था, तो पहला ऑप्शन हो गया इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल होते हैं द्रव क्रिस्टल सार। तो आप तो एक चीज याद रखना, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं आपको, ज्यादातर जिसके भी आगे क्रिस्टल वर्ड जुड़ गया है, उसका मतलब वो कैसे हो गए हैं, वो विषमदैशिक हो गए हैं, एनआइसोट्रॉपिक हो गए हैं। अब ये होता क्या है, आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपी का मीनिंग क्या है। तो देखो भाई आइसोट्रॉपी का क्या मीनिंग है, कि आपके मेल्टिंग पॉइंट कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ टाइप की चीज या कंडक्टिविटी टाइप की चीज, अगर ये क्रिस्टल के हर कॉर्नर पर बराबर है, सेम है ये प्रॉपर्टीज,
तब तो उस क्रिस्टल को कहेंगे आइसोट्रोपिक, और अगर सेम नहीं है तो क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपिक। तो देखो लिक्विड क्रिस्टल भी एनाइसोट्रोपिक, सॉलिड क्रिस्टल भी एनाइसोट्रोपिक, ये एमोर्फस क्रिस्टल या एक्रिस्टल या ठोस जो है ये आइसोट्रोपिक होता है एक तो, ठीक है। लिक्विड जो होते हैं वो भी आइसोट्रोपिक होते हैं। लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड क्रिस्टल की बात लिक्विड क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। समझ लेना, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत बड़ा बाउंसर बैठा हुआ है यहाँ पे जो इलाज कर देगा आपका, अगर आप याद नहीं रखोगे तो, ठीक है। तो लिक्विड, लिक्विड से देखो एक अगली फेज और ले लेते हैं इसमें, गैस। तो गैस, लिक्विड और एमोर्फस क्रिस्टल, एक्रिस्टल या ठोस, ये सारे मिलकर के होते हैं आइसोट्रोपिक। और इसके अलावा जिनके आगे वर्ड जुड़ा हुआ है, जैसे कि सॉलिड क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन ठोस या फिर लिक्विड क्रिस्टल, ये सारे होते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखें फिर। अगला क्वेश्चन, ब्रैग समीकरण है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, तो ये भी आपको सीधा याद रखना है, म्यू इक्वल टू क्यू डी, यानी कि आवेश को डिस्टेंस से गुणा कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है इसका कोई भी औचित्य नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl की संरचना है तो FCC होती है इसकी संरचना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोटाइल संरचना पाई जाती है, ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, फिर हटा दिया गया। TiO2 जो है रोटाइल संरचना होती है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। तेल किस प्रकार के विलायक में घोला जाए कि आसानी से घुल जाए। अब ये नेक्स्ट यूनिट शुरू हो गई तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो सॉलिड स्टेट थी इसमें, ठीक है ना, एक था इसमें लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखो अभी तक 2 बार पढ़ चुके हैं अपन इसमें सॉलिड स्टेट को। क्या क्या आपको याद रखनी है चीजें, सबसे पहले तो सारी यूनिट्स है, FCC, BCC, SC, EC, ये सारी याद रखनी है। इनमें कण कितने हैं, 4, 2, 1, 2, ये याद रखने हैं। फिर यहाँ इनके क्रिस्टल के 7 प्रकार के टाइप कौन कौन से, सी, टॉम, TRH, ये सारे याद रखने हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक और हेक्सागोनल, ये सारे आपको याद रखने हैं। इनमें कैसे कैसे एंगल पाए जाते हैं वो याद रखने हैं। जैसे एक दो मैं आपको याद दिला दूं कि क्यूबिक को आप चौक का डब्बा मान सकते हैं, तो इसमें जो अल्फा और बीटा गामा तीनों कोण होंगे वो कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। इसको टूथपेस्ट का डब्बा मान सकते हैं, तो भी उसमें एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आगे ये बात याद। इसके बाद में अगर इसमें भुजाओं की लंबाई, लेंथ देखी जाए, तो ये चौक का डब्बा है तो चारों तरफ से बराबर है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो तीनों बराबर है। इसको टूथपेस्ट का डब्बा माना है तो टूथपेस्ट के डब्बे में एक लेंथ तो अलग हो जाती है और 2 लेंथ बराबर रहती है। तो टेट्रागोनल के लिए देखें तो 2 तो बराबर है, एक बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से याद आ गई आपको ये चीजें, ये आपको याद रखना है सॉलिड स्टेट में। फिर उसके बाद में अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सममिति के कितने तत्व होते हैं, वो तीनों 23 प्रकार के तत्व, जिसमें 9 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री थे, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में इसमें आगे चलते हैं सॉलिड स्टेट में, तो अपने ये जो तीनों क्रिस्टोग्राफी के नियम अभी देखे थे अपन ने, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। वापस सुन लो। सममिति का नियम एक तो वो क्या कहता है कि एक क्रिस्टल जो है वो सममित है तो उसमें 3 प्रकार की सममितियां पाई जाएंगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद में अगला जो इसके अंदर था वो था परिमेय घातांक का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो आपके
ग्राफ बनाते हैं क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस पर, उसमें या तो स्केल जो होता है वो बिल्कुल इंटरसेप्ट के बराबर होता है ABC, या फिर उसका पूर्ण गुणज रहता है। फिर तीसरा जो था इसके अंदर वो था लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि जो फलक के कोण हैं वो हमेशा स्थिर ही रहते हैं। अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था कि एक तो हेक्सागोनल क्रिस्टल लिया था, अब उस हेक्सागोनल क्रिस्टल को चाहे कितना ही स्ट्रेच कर दो, उसके अंदर जो एंगल है वो तो वो का वही रहेगा। ये तीनों रूल होने के बाद में फिर आप इसके अंदर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के फॉर्मूले और मेथड पता होने चाहिए, जैसे कि लॉय मेथड, पाउडर मेथड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ब्रैग इक्वेशन, एल लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl FCC है, KCl भी FCC ही होता है लेकिन दिखता कैसा है, सिंपल क्यूबिक। और CSCl जो है, CSCl आपका कैसा होता है, PCC होता है। ये बातें सॉलिड स्टेट में याद रखनी है। फिर को ये जो लिक्विड स्टेट है ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो स्मैक्टिक और नेमेटिक, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वो दोनों। फिर इसके बाद में आकर्षण बलों के प्रकार, एक तो हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें क्या हुआ, जिसमें देखो जैसे ये एक डाइपोल है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे इधर भी एक डाइपोल है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इंटरेक्शन डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इसमें याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो कोई डाइपोल ही मान लो, लेकिन दूसरी तरफ कोई डाइपोल नहीं है, पर इसके आकर्षण की वजह से प्रेरण हुआ, इंडक्शन हुआ, तो वहां भी किसका जन्म हो गया, पोलैरिटी का, ध्रुवणता का जन्म हो गया। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही वांडरवाल फोर्स हो गए। तो ये सारे फोर्स के टाइप आपको वहां पर याद रखने होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको पैरा एमिनोसिनामेट, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार की स्टेट आ जाती है, स्मैक्टिक भी और नेमेटिक भी, दोनों का ट्रांजिशन होकर के लास्ट में लिक्विड बनता है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट का मोटा मोटा सार है। अब चलो अपन 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। ये कोलोइडल स्टेट है, आपकी फोर्थ यूनिट है ये कह रहा है कि तेल किस प्रकार के विलायक में घोला जाए कि आसानी से घुल जाए। एक लाइन याद रखना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, आगे बात समझ में, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी के साथ में घुलता है। ठीक है, आजकल तो आप जानते हो टिकटॉक का जमाना है, तो लोगों के बीच में उम्र का फासला भी नहीं रहा है, बड़े से बड़े छोटे के साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हुए हैं, मुझे तो याद भी है लेकिन आपको नहीं बताऊंगा मैं वो। उसमें भी क्या है, अब वो जो बड़ा था उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई। ठीक है, उसकी संगत एक छोटे से उम्र वाले के साथ में भिड़ गई, लेकिन दोनों के लक्षण भिड़ गए, गुण भिड़ गए, गुण भिड़े, तो फिर उनके बीच में बॉन्डिंग होनी थी। तो बस वही काम यहाँ पर भी है, कैसा ही सोल्यूट या विलय आ जाए और कैसा ही सॉल्वेंट आ जाए, ठीक है, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है तो चाहे ये कितना ही बड़े केमिकल फॉर्मूले का हो, ये चाहे कितने ही छोटे केमिकल फॉर्मूले का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आयोनिक है और ये भी आयोनिक है, दोनों एक दूसरे में आसानी से जुड़ जाएंगे। अगर कोई कोवलेंट है, सहसंयोजक है, और दूसरा भी कोवलेंट है, सहसंयोजक है, इसकी प्रकृति भी सेम, इसकी प्रकृति भी सेम, आपस में मिल जाएंगे, इनके अंदर भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तेल किस प्रकार के विलायक में घोला जाए कि आसानी से घुल जाए। तो तेल क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन यानी कि ये, इसका मतलब इसके अंदर कोवलेंट लक्षण है, सहसंयोजक लक्षण है। तो ये कैसे विलायक में घुसेगा, जिसमें सहसंयोजक लक्षण होते हैं। तो देखो, अगर तेल सहसंयोजक है तो इसका विलायक भी सहसंयोजक होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा कोवलेंट करेक्टर। ठीक है,
लाइन जो आपको एनसीईआरटी की है वो याद रखनी है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका। आगे चलो। आगे है मिल्क। क्या होता है? तो मिल्क होता है पायस, ठीक है। और पायस में कौन सा टाइप होगा? ये ऑयल वाटर। देखो, दूध में जो मलाई होती है, उस मलाई को टच करके देखना, वो ऑयली जैसी लगेगी, तभी तो उसको अपन अगर स्किन फटी हुई होती है तो उस पर लगा लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर का काम करता है वो, क्योंकि उसमें ऑयल है। और जो लिक्विड है व्हाइट कलर का, वो तो लिक्विड ही है। तो इसका मतलब उसमें क्या किया गया है, दूध में जो ऑयल है वो मिक्स है किसमें? वाटर में। यानी कि जो OW टाइप है ना, वो क्या होगा? इमल्शन होगा दूध के अंदर। अब इसके साथ कुछ और लिक्विड भी देख लूं मैं, जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे कि लिक्विड को गैस में डाल दिया जाए तो एरोसोल बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में इसका लिख देता हूं, फोग। ऐसे ही सॉलिड को गैस में डाल दिया जाए, ये भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है, इससे भी बनेगा एरोसोल ही। एग्जाम्पल देखो इसका, स्मोक, धुआं। तो धुएं में सॉलिड पार्टिकल होते हैं, कार्बन के कण, काले काले, और उनके साथ में गैस मिल जाती है तो बनता है एरोसोल। स्मोक हो गया भाई। तो ये भी दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। और फिर इसके अलावा देखो, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिला दिया जाए तो फिर बनता है सोल। ओके, ये सोल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका एग्जांपल याद रखना, गोल्ड सोल। तो ये तीन एक्स्ट्रा आपको बता दिए, ठीक है। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर। थिक्सोट्रॉफी पाई जाती है तो जेल में पाई जाती है भाई, थिक्सोट्रॉफी। अब जेल में और क्या क्या पाया जा सकता है? तो देखो, जेल में और क्या क्या पाया जा सकता है? जेल में प्रत्यास्था पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। यानी कि उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा, और छोड़ देंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, इलास्टिसिटी पाई जाती है। या फिर उसके अंदर इम्बिबिशन, इम्बिबिशन पाया जाता है। मतलब कि अगर उसके अंदर पानी छोड़ा जाए तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और फूल जाएगा। तो अंतःचूषण बोलते हैं इसको। ऐसी प्रॉपर्टीज भी इसमें मिलती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जा सकता है इसमें, संकुचन। कुछ दिनों तक अगर ये शुष्क रह जाए, ड्राई रह जाए, तो इसके अंदर में जो भी लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, संकुचित भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक गुण इसका वीपिंग भी है, रुदन, रोना। रोना भी इसी से निकला हुआ है कि अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो उसमें से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि आंसू बह रहे हैं। तो उसी से लिया गया है रुदन। तो ये गुण भी इनमें पाया जाता है, ठीक है। फिलहाल अपने इस ऑप्शन में जो देखेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिर। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाइट्रोसोलुलोज इसका ऑप्शन होगा। देखो, कोलोडियन एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को तैयार किया जाता है। केमिकल इसमें कौन कौन से काम आते हैं? एक तो नाइट्रोसेलुलोज, और साथ में इसके आएगा ईथर और अल्कोहल। इन तीनों की सहायता से कोलोडियन को बनाया जाता है, जो कि फिर फिल्ट्रेशन के अंदर बढ़िया काम में आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एरोसोल बनता है। तो इसको जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इमल्शन के बारे में अध्ययन किया था, किसके बारे में अध्ययन किया था भाई? इमल्शन के बारे में। तब अपन ने देखा था एरोसोल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। देखो, अगर लिक्विड है, लिक्विड को किस में डाला गया है? गैस में, तब एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर फॉग। और फॉग किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का, ठीक है। ऐसे ही देखो, सॉलिड कोई पार्टिकल है, साथ में गैस है, इस सॉलिड को गैस में मिक्स किया गया है, तब बनेगा स्मोक।
स्मोक में भी क्या होता है, एरोसोल होता है। ठीक है, तो देखो एरोसोल के दो एग्जाम्पल हैं, लिक्विड स्टेट को भी गैस में मिक्स कर दिया जाता है और सॉलिड स्टेट को भी गैस में मिक्स कर दिया जाता है। दोनों टाइप से जो बन रहा है कोलोइड वो एरोसोल ही कहलाता है, बस एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जब लिक्विड को मिक्स किया गया है तो फॉग की फॉर्मेशन हुई है, कोहरा, ठीक है, या बादल मान लो। और सॉलिड को जब गैस में मिक्स कर दिया गया तो स्मोक बन गया, धुआं। ठीक है, धुआं जैसे अपने कारखानों से, इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं निकल रहा है वो इसी कैटेगरी का है। ठीक है, और या फिर एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, धूल है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। डस्ट में मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड को जब गैस में मिक्स कर दिया गया तो डस्ट बन गई। ये डस्ट भी एक एरोसोल की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सॉलिड इन गैस भी होगा, लिक्विड इन गैस भी होगा, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो होगा। अब ये जो सी ऑप्शन है, लिक्विड इन लिक्विड, ये अपना पिछला क्वेश्चन जो अपन ने देखा था, दूध का एग्जाम्पल लिया था, मिल्क का। लिक्विड को जब लिक्विड में मिक्स किया जाता है तब बनता है इमल्शन। लिक्विड को जब लिक्विड में मिक्स कर दिया जाता है तब बनता है इमल्शन। ठीक है, पायस। तो सी ऑप्शन तो उस पायस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपने जो ए और बी हैं ये एरोसोल से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। परागकणों का आकार है, तो एक लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं वापस बता देता हूँ। वो लिस्ट आपको याद रखनी है, उस लिस्ट के आधार पर ये कोलोइडल पार्टिकल जो भी होते हैं इनके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले कोलोइड, कोलोइड की साइज क्या है, वो होती है 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम। कोलोइड के बाद कौन सी साइज आएगी, देखो, पोलन ग्रेन या परागकण, इनकी साइज होगी 1 से लेकर के 100 माइक्रोन। आगे बात समझ में। अगला देखो, सिगरेट, सिगरेट के पार्टिकल जो होंगे वो होंगे 1 माइक्रोन से छोटे। क्या होंगे भाई, 1 माइक्रोन से छोटे होंगे, ये सिगरेट के पार्टिकल हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, सिगरेट के अलावा अपना इसके अंदर ले सकते हैं डस्ट के पार्टिकल। तो डस्ट के पार्टिकल होते हैं 1 से लेकर के 1000 माइक्रोन तक के। इसके अलावा पेस्टिसाइड, डीडीटी वगैरह, इनका भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, ये होते हैं 10 से लेकर के 1000 माइक्रोन तक के। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा फ्यूम, ठीक है, फ्यूम जो होता है, फ्यूम होते हैं आपके 0.3 से लेकर के 0.3 माइक्रोन तक के। ठीक है, इसके अलावा स्मोक, धुआं, स्मोक के पार्टिकल हो गए 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक के। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट आपको याद रखनी है। बढ़िया, अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आना होगा आकार में से तो इनमें से आ जाएगा। पोलर ग्रेन जो है ये पहले कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1 से 100 माइक्रोन तक का इसका आकार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिंडल प्रभाव कौन सी अवस्था का गुण है, तो भाई कोलोइडल स्टेट में ही पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव को। क्या होता है टिंडल प्रभाव, तो सुनो, गर्मियों के दिनों में जब खिड़की से लाइट पास होती है, अंदर आती है कमरे में, तो धूल के कण जो है, डस्ट के कण, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये गुण ही क्या है, टिंडल प्रभाव है। और ये किस प्रकार से होता है, देखो, पहला इसका रीजन होगा जो लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है, वो आपका जो पार्टिकल है उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और लगभग कंपेरेबल साइज की, तुलनात्मक साइज में, ताकि इससे क्या हो, परकिरणित हो। अगर ये कण बड़ा हो जाएगा तब तो ये अवशोषित हो जाएगी, लेकिन कण इससे छोटा होगा तो ये इसको क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक। इन दोनों के अपवर्तनांक में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। तो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों
घटनाएं एक साथ हो जाती हैं तो जो प्रकाश का किरण है वो धूल के कण पे पड़ेगी तो वो चमक जाएगा, ठीक है। इसी को कहेंगे टिंडल प्रभाव। तो ये किसका गुण है भाई? कोलोइडल स्टेट का गुण है, तो सी ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट है गैसों की गतिज ऊर्जा होती है। तो केटीजी जो थ्योरी है ना, उसमें बढ़िया जो सवाल बनता है सबसे पहला वो यही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना गैस की, वो इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है। और कुछ चीजें देख लो केटीजी की, देखें तो केटीजी में देखो एक और बताता हूं आपको एक पोस्टुलेट। जब गैस जो होती है ना, कंटेनर जिसमें रख रखा है उसको पात्र में, उस पर अगर टक्कर मारती है उसकी दीवार पे, जैसे ही टक्कर मारेगी वैसे ही प्रेशर को उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इस कॉलिजन से क्या उत्पन्न होगा? प्रेशर, ठीक है। और ताप के तो डायरेक्ट क्या होगी? प्रोपोर्शनल हो जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है। और क्या देख सकते हैं केटीजी के बारे में? तो केटीजी के अंदर अपन जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारे फॉर्मूले अपने पास में निकल करके आते हैं। उनमें से एक जो ग्राहम का विसरण नियम है, डिफ्यूजन लॉ है, वो भी एक बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है, तो वो भी याद रखना भैया। ग्राहम का जो डिफ्यूजन लॉ है वो क्या कहता है? उसमें आप ये कहोगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? ठीक है। तो ये रूल या ये फॉर्मूला भी जो है क्या है? काम का है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो केटीजी में ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वो इससे जस्ट पहले की थ्योरी है आपके जो सिलेबस में है। उसमें एक तो बॉयल का नियम है, आपको याद रखना है। बॉयल क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो ये पीवी क्या है? कांस्टेंट है, ये बॉयल कहता है। इसके अलावा एक चार्ल्स का नियम है, वो भी बढ़िया आपको याद रखना है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है? चार्ल्स के नियम में ये v अपॉन टी जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में होगा? जब ये प्रेशर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो ये तो कहा था किसने? बॉयल ने। और ये किसने कहा था? चार्ल्स ने। तो ये तीन चार चीजें इसके साथ में याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। इसका तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो गैसियस स्टेट से भी रिलेटेड है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड है। इसको एक चीज से और रिलेटेड कर सकते हैं आप। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में बढ़िया उबली हुई चाय आपने डाल दी है और बिल्कुल पैक कर दिया है उसको। अब ये मत कहना कि क्वालिटी खराब क्वालिटी अच्छी, ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक थर्मस है आपका बढ़िया बनाया हुआ, ठीक है, उसमें उबली हुई चाय डाल दी। 10 दिन बाद देखोगे वो चाय ठंडी हो जाएगी। अपन कह रहे हैं कि वो आइसोलेटेड है थर्मस, ठीक है, मतलब बाहर तो कुछ नहीं जा रहा उसके, फिर भी वो ठंडी हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हो चाहे जो उबली हुई चाय है उसकी जो थोड़ी बहुत वेपर हो, वो उस थर्मस की दीवार से टकराएगी। टकराने से क्या होगा? देखो गैसों की जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो ताप के समानुपाती रहेगी, ठीक है। जैसे ही टकराएगी ये एनर्जी यहां से खर्च होगी, ये खर्च होगी तो टेम्परेचर भी गिरेगा। तो इस वजह से थर्मस में रखी हुई जो भी लिक्विड सामान है वो कुछ टाइम बाद में अपने आप ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च होती है। ये अब यहां देखो गैस है, गैस जो है पहले तो मान लो किसी इतने से कंटेनर में थी, अब उसको किसी निर्वात में या कोई बड़े कंटेनर में क्या किया, इसको प्रसार करने दिया, फ्री स्प्रेड होने दिया। स्प्रेड होने में ये एक्सपेंशन करेगी, विस्तार करेगी, और इस एक्सपेंशन में इसकी एनर्जी है जो खर्च होगी इस एक्सपेंशन की वजह से। तो अभी मैंने क्या कहा था? एनर्जी किसके समानुपाती जा रही है? टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर भी ठंडा कम हो जाएगा, तो गैस ठंडी हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, इसको जूल थॉमसन से हटा दो, मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर है। एडियाबेटिक लेप्स रेट या नॉर्मल लेप्स रेट एनवायरनमेंट की जो होती है, पर्यावरण की, अपन ये कहते हैं कि गैस जो है वो गैस जब ऊपर जाती है वातावरण में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाती है तो वो ठंडी होने लग जाती है। अब वो ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल में जा रही है तो ठंडी क्यों हो रही है? ठंडी इसलिए हो रही है कि वो वहां तक जाएगी तो डिफ्यूजन करेगी, विस्तरण करेगी, यानी उसका प्रसार होगा।
जैसे ही प्रसार होगा तो फिर उसका एनर्जी उस प्रसार में खर्च होगी और उस वजह से टेम्परेचर भी डाउन होगा। इसलिए जब ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैसों का शीतलन प्रभाव भी यही है, जूल थॉमसन इफेक्ट। एक्सपेंशन में एनर्जी खर्च हो गई तो ये ठंडे हो गए। अब नीचे तो ये जूल आर्रेनियस प्रभाव, ये तो कुछ नहीं है। जूल थॉमसन प्रभाव से इस कूलिंग इफेक्ट को अपन बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक ट्रोपोस्फेयर वाला बढ़िया याद रखना है ना, सौर मंडल में एनवायरनमेंट जो लेफ्ट से रेट आती है उसमें क्या कहा जाता है भाई, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर जो है वो घट जाता है, ठीक है। और उसमें हुआ क्या है, जो वातावरण में जो गैस है वो एक्सपेंड करी है तो फिर उसका टेम्परेचर अपने आप गिर गया क्योंकि एनर्जी खर्च हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका तो पहला हो जाएगा। चलो देखो, वर्ग माध्य मूल वेग है, तो इसके ये देखो तीनों ऑप्शन है ना, इन तीनों ऑप्शन में ये तो हो जाएगा 3 RT/m। अब इसके कुछ रूप बता देता हूं मैं, देखो। सबसे पहले तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना। तो यहां से आरटी है, आरटी की जगह मैं ये भी लिख लूं 3 PV/m। ये भी इसी का एग्जाम्पल, वो सॉरी इसी का फॉर्मूला हो गया। अब आगे और देखो, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, m/v हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी m/ क्या हो जाती है, v। अब यहां पर देखो, यहाँ m/v है, ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी का रिवर्स में आ जाएगा, यानी 3p/d भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तीनों फॉर्मूले इसके हो जाएंगे। तो ये तीनों ही फॉर्म आपको याद रखनी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, प्रायिकता वेग है। तो ऐसे कहा जाता है जो गैस है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, जैसे आपका स्टेटमेंट होगा किताब में वो पढ़ना, उसमें ये कहा गया था कि गैस जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से ज्यादातर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इस वेलोसिटी में जरूर रहते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला देखो इसका होगा 2 RT/m। तो इसी सेम पैटर्न पर इसके भी तीन फॉर्मूले बना लेंगे अपन, तीनों में से कोई सा भी पूछा जाता है सीधा, ये है। अब यही देखो, यहां से आरटी की जगह क्या लिख लूं, पीवी भी लिख लूं, ठीक है। और ये लिख सकता हूं, तो देखो डेंसिटी m/v है, यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो ये भी आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले इसके भी याद रखो, तीनों फॉर्मूले इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के भी याद रखो, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। और ये तीनों याद रखने हैं आपको, कौन से, इस 52 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इनको याद रखना, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके लिए ये तीनों याद रख लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेत्र लोशन के रूप में काम आता है। अब ये कोलोइडल स्टेट से क्वेश्चन है, कोलोइडल स्टेट के अनुप्रयोग जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे एग्जाम्पल है, तरह तरह के एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछेगा तो यहाँ से पूछने के काफी चांस रहेंगे। तो याद रखो, देखो आर्जिरोल और प्रोटोरजिरोल, आर्जिरोल और प्रोटोरजिरोल, आर्जिरोल प्रोटोरजिरोल, ये आई लोशन के रूप में काम आ जाते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा और देखो, ये तो आई लोशन के रूप में काम आ गई। अब जो आपका लेदर होता है, चमड़ा, उसको कठोर करते हैं अपन, रिजिड करते हैं, वो करते हैं टैनिन से। ये भी कोलोइडल का ही एक अनुप्रयोग है। इसके अलावा तीसरा देखो, तीसरा देखिए, नदियों में जो डेल्टा बनता है, ठीक है, नदियों में जो डेल्टा बनता है वो भी किसी वजह से है, कोलोइड की वजह से, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो, ब्लू स्काई, आज ब्लू है, पानी नहीं भाई, स्काई। तो ब्लू स्काई जो कलर दिख रहा है वो भी किस वजह से है, कोलोइड की वजह से है, ठीक है। तो ये सारे अनुप्रयोग हैं कोलोइड के। ये पूछ रहा है कि नेत्र के लोशन के रूप में कौन काम आएगा, तो देखो आर्जिरोल जो है वो तो काम आ जाएगा। टैनिन क्या काम आता है, टैनिन आता है, देखो मैंने यहाँ बताया, ये चमड़े का जो रिजिड करते हैं, चमड़े को कठोर करते हैं, तो उसमें टैनिन काम आता है। और राइनेटिडिन क्या है, ये तो एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन जो है वो एंटी हिस्टामिन होती है, ठीक है। एसिडिटी वगैरह को दूर रखती है, एलर्जी को दूर रखती है, एंटी हिस्टामिन है वो।
तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें आर्जिरोल, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। कोलाइडी कणों का आकार है, तो याद करो अभी मैंने 5-7 कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में एक पूरी लिस्ट लिखवाई थी, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो वो लिस्ट अगर आपको याद है तो आपका ये काम हो जाएगा। देखो वापस देख लो, कोलोइड जो है 10 से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक की, फिर स्मोक धुआं ये होगा आपका 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का, फिर फ्यूम धूम्र, ठीक है, वो जो उड़ाते हैं ना छल्ले, वो 0.03 0.3 माइक्रोन, ठीक है। इसके अलावा कीटनाशक पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड में देखो यहाँ आएगा 10 से लेकर के 1000 माइक्रोन, आगे बात समझ में। फिर अगला देखो, यहाँ मान लो जैसे अपन ने ले लिया है पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है, ये हो जाएंगे 1 से लेकर के 100 माइक्रोन तक के। ऐसे ही अगर आपने यहाँ ले लिया जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोग ले लिया, फोटोकेमिकल स्मोग, ठीक है, तो वो भी कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक के बीच में। तो ये लिस्ट अगर आपको याद रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से। कोलोइड जो है वो 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें फिर। बहुआणविक कोलोइड है, ठीक है, तो ये कोलोइडों का प्रकार पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कोलोइडों के प्रकार में देखो बहुआणविक कोलोइड है, इसमें 3-4 प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे एक तो है मैक्रो मॉलिक्यूलर, आगे बात समझ में, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड, ये तो होते हैं जो खुद ही लार्ज हैं, साइज में बड़े हैं, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, ये तो ऐसे हैं जो इनकी साइज ही अपने आप ही कोलोइडल साइज में नेचुरली है ये, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे मैक्रोमोलिकुलर में। फिर आएगा माइक्रो मोलिकुलर, सॉरी माइक्रोमोलिकुलर नहीं, मल्टीमोलिकुलर। अब मल्टीमोलिकुलर में क्या होता है, मल्टीमोलिकुलर में देखो एक मॉलिक्यूल जो है वो कोलोइडल रेंज में नहीं रहता है, ऐसे कई मॉलिक्यूल आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, S8 प्लस S8 प्लस S8 ऐसे करके, और फिर कोलोइडल साइज में आते हैं। इसलिए मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मतलब अणु, तो एसिड के बहुत सारे अणु आकर के मिले तब जाकर के ये कोलोइड बना। एक होता है एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड में क्या होगा, इसमें जैसे साबुन को पानी में लग के अपन कपड़ों को धोते हैं और गंदगी निकलती है, उसमें जो कोलोइड बनता है मिशेल, ठीक है। मिशेल जो बनेगा यहाँ पे, ये मिसेल ही क्या होता है, एसोसिएटेड कोलोइड। तो ये 3 टाइप के होते हैं। अपना कौन सा है, मल्टीमोलिकुलर, तो मल्टीमोलिकुलर में कौन सा जाएगा, S8, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्च देखो, स्टार्च तो इसमें आ जाएगा मैक्रोमोलिकुलर में, प्रोटीन भी इसी में आ जाएगा। P4 कोई कोलोइड नहीं है, ये तो तत्व है, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है अपना, वो मैथमेटिकल का है, ठीक है, तो वो अपन इसी क्लास में ऐड कर लेंगे। आपको जो दूसरे सर है वो मैथ का जो पोर्शन है वो करवा देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब केमिस्ट्री में कुछ जो मैथमेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। अब मैथमेटिकल में देखिए, वैसे तो थर्ड यूनिट का हाफ पार्ट मैथमेटिकल ही है, लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ नहीं पता अभी तक। बाकी अनुमान है कि 5 से सवाल आने चाहिए इस टॉपिक से, तो इसको अवॉइड मत करना। बेसिक बेसिक चीजें, मैथ वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना इस पोर्शन को। इसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे वो लॉग की प्रॉपर्टीज से आएंगे, कि मतलब लॉग के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस काम में लिए जा सकते हैं, क्या क्या लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक 15 नंबर क्वेश्चन था, बीच में रह गया था आपके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 12 की वैल्यू पूछी गई है। देखो log के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं बता देता हूँ, नोट भी कर लेना इनको।
जब भी log m इंटू एन गिवन हो, इसको log m प्लस log n लिख सकते हो आप। सिमिलर वे में log x की पावर n गिवन हो तो इसको n log x भी लिख सकते हो, इससे भी सवाल बन सकता है। एक चीज और है, log m अपॉन n गिवन हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, log m माइनस log n। तो सवाल इन्हीं प्रॉपर्टी से बनना है, वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपको log 3 की वैल्यू दे देगा और log 9 की वैल्यू पूछ देगा। log 3 गिवन होगा और log 9 की वैल्यू पूछेगा, तो log 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 log 3। तो इस फॉर्म से सवाल बनने के चांस रहते हैं भाई, इस फॉर्मूला से। बाकी log m इंटू एन log m बाई n के सवाल तो बेसिक होते हैं, ये जो अपना सवाल है ये इस प्रॉपर्टी से सोल्व हो जाएगा इजीली। क्या दिया हुआ आपको, log 3 की कुछ वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है। log 2 ऐसे जनरली याद भी होता है आपको, कितना दिया हुआ है 0.3010, यही वैल्यू गिवन होगी। और log 3 कितना गिवन है 0.4771, और log 12 की वैल्यू पूछी है, तो log 12 को और क्या लिखा जा सकता है, बेस 10 है ना इनमें सब में, तो 12 को कितना लिख सकते हो आप, 3 इंटू टू इंटू टू ऐसे लिखा जा सकता है, अरे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो सबको log m इंटू एन की क्या प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस n, तो इन तीनों को ऐड करके लिख दो बस, log 3 प्लस log 2 प्लस log 2, मतलब जस्ट आपको क्या कर देना है 0.4771 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, इन सब वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। देख लो भी कितना आ रहा होगा ऐड करने पर, 1.0791 ऐसा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये log की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो नोट कर लेना इस सवाल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आसान था भी, log की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो कर्व ट्रेसिंग से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आपके लाइन से ही क्वेश्चन होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है, रेखा का समीकरण होता है। यहाँ m किसको रिप्रेजेंट करता है, m होता है स्लोप, जो भी आपकी लाइन है उसका ढाल को कौन प्रदर्शित करता है, mc, इंटरसेप्ट होता है, काट होती है उसकी। अब स्लोप m को और क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो भी आप। तो यहाँ डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन पूछी जा सकती है, बहुत सी तरीके से इस इक्वेशन को आप नोट भी कर सकते हो। अब सवाल के अंदर देख लो, नॉर्मली सब कुछ गिवन होगा, कट्स वाई एक्सिस एट 6, मतलब c की वैल्यू कितनी गिवन है 6 गिवन है इस सवाल के अंदर। एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री, तो m स्लोप कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा, टेन 120 कितना लिख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन नेगेटिव होता है अभी। तो यहाँ टेन 120 को क्या लिखा जा सकता है 90 प्लस 30, तो कोट 30 नेगेटिव में आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी। बस इन वैल्यूज को पुट कर दो, y इज इक्वल टू एम की जगह कितना पुट करना है माइनस रूट 3 एक्स प्लस 6, इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इधर आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई √3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, रेखा का समीकरण आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी आपकी शेखावटी यूनिवर्सिटी में आया हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और बाकी ये हार्ड से हार्ड सवाल है जो पॉसिबल था, बाकी इससे बहुत आसान आसान सवाल भी बन सकते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे देगा, कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू, या फिर बोल दिया 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसकी स्लोप पूछ लेगा, इसकी ढाल कितनी है, तो इस 3 से उधर डिवाइड कर दो, y कितना आ जाएगा 1/3 x प्लस 2, तो इसके लिए ढाल कितनी हो गई, ये स्लोप हो गई, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत से सवाल बनते हैं जो इजी सवाल होंगे, और वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। तो लाइन से रिलेटेड ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें याद रख के चले जाओ ना, क्वेश्चन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डिफरेंशिएशन, अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी एकदम आसान से ही सवाल बनने हैं। देखो एक तो अक्स की पावर n का याद रख लेना, अक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन अवकलन कितना होता है? डिफरेंशिएशन होगा n अक्स की पावर n-1 और अक्स की पावर n का इंटीग्रेशन जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा? अक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है अक्स की पावर n, मतलब जैसे कभी भी आपको कह दिया कि अक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो अक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x आ जाएगा, इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा? x³/3। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। साइन का कोस होता है b या कोस का माइनस साइन होता है। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। e⁻x के बारे में, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही कितने होते हैं? e⁻x। देखो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो डिफरेंशिएशन है वो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। log x का डिफरेंशिएशन याद रख लेना, इंटीग्रेशन से सवाल नहीं बनेगा आपके इनके। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। अब इस सवाल को कर सकते हो एक u इंटू वी की फॉर्म में। जब भी फॉर्मूला गिवन हो आपको तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों टर्म्स को तोड़ लिया करो, du/dx, v को ऐसा कैसा रख लो, प्लस u dv/dx। तो दो टर्म्स जब भी मल्टीप्लीकेशन में हो और उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे तो एक बार किसी एक को कांस्टेंट रख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन अवकलन कर दो और उसके बाद जिस टर्म को पहले आपने डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रख लो। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है जो आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्या करना है आपको? e⁻x log x का डिफरेंशिएशन करना है। ये नोट कर लेना जो चीजें ऊपर लिखी थी। e⁻x log x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है। तो ये इसी फॉर्म में है कि u इंटू वी की फॉर्म में। एक को एक बार कांस्टेंट रख लिया e⁻x को, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x प्लस इस बार log x को ऐसा कैसा रख लो और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर e⁻x log x प्लस e⁻x/x। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है अभी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लेटर्स। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या डायरेक्टली अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन हो तो ये भी बता देते हैं अभी। करमचे संचय पी एंड सी 12th क्लास का टॉपिक होता है आपके। पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करमचे संचय से बेसिक सवाल बनेगा। परम्यूटेशन का मतलब जब भी अरेंजमेंट की बात की जाए आपको क्या काम में लेना है? परम्यूटेशन। जब भी सिलेक्शन की बात की जाएगी 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन जहां भी होगा वहां क्या काम में आता है? कॉम्बिनेशन। इनको नोट कैसे किया जाता है? NPR या NCR। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब जो मैथ्स वाले हैं वो तो जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। बायो वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल को देखो, n फैक्टोरियल को या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसको एक्सपेंड करते जाओ, n-1 n-2 कहां तक करना है? 3 to 1 तक। मतलब लास्ट टर्म कितनी आ जानी चाहिए? 3 2 1 यहां तक इसको क्या करते जाओ? एक्सपेंड करते जाओ। जैसे मैं कहूं कि 6 का फैक्टोरियल निकालो तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 इस फॉर्म में इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। या फिर इसको कहीं भी आप छोड़ भी सकते थे, जैसे इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे या इसी को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है फैक्टोरियल की फॉर्म में। ये फॉर्मूलाज याद रखना बस आप। अब देख लो भी इस सवाल में, इसमें तो डायरेक्टली ये अरेंजमेंट का सवाल है। क्या है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन अभी आपके। कितने लेटर्स हैं इसके अंदर? 2 2 4 और 2 6। 6 पोजीशन है। इनके ऊपर आप कितने, सही हुई क्या? 7 हो गई ना। इनसे कितने वर्ड्स बना सकते हो ये नहीं कहा गया आपसे। जब भी ऐसा सवाल नहीं आता है वो रीजनिंग का सवाल होता है कि मीनिंग है या मीनिंगलेस है, कि इनका कुछ अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी कैसे कैसे अलग अलग लेटर्स बनाए, वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये सबसे आगे आ जाएगा, ABANAN, ऐसा कुछ जो भी वर्ड्स बन रहे होंगे। फर्स्ट इस पोजीशन के ऊपर कितने लेटर्स आ सकते हैं? टोटल 6 से कोई भी 6 आ सकते थे। फिर 5 4 3 2 और 1, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आंसर कब होता भाई? जब इन ये सारे क्या होते हैं? डिफरेंट वर्ड्स होते।
जैसे मैं लिख देता ABCDE और F। अब इनमें आंसर क्या हो जाता 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ देखो ए 3 बार रिपीट हो रहा है क्या, तो इनमें से कोई से ही ए को लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया करो। ए 3 बार आ गया अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एन 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लोगे, इसको क्या लिखेंगे 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। 6 5 30, 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। आंसर आ गया कभी। तो कोई भी सवाल हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो इन फॉर्मूलाज के हेल्प से आप सोल्व कर पाओगे। फैक्टोरियल का जब भी अरेंजमेंट की बात की जाए आप फैक्टोरियल की हेल्प से उसको सोल्व कर लिया करोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 60 वेज होंगे इस वर्ड को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भाई, अब आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो इसको। तो क्या पूछा गया अभी सवाल में, एनपीआर बराबर 720 गुणा एनसीआर। एनपीआर किसके बराबर है 720 गुणा एनसीआर, और किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, आर की वैल्यू पूछी है कि आर कितना आएगा अभी। तो यहाँ क्या करना है, एनपीआर का फॉर्मूला पता है क्या आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इजिकल टू, एन सी आर का भी फॉर्मूला पता है 720 गुणा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कौन कौन कैंसिल आउट हो रहे हैं, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर से एन माइनस आर। क्या रिजल्ट आया, आर फैक्टोरियल बराबर 720। अब आर फैक्टोरियल, आर निकाल सकते हो क्या अभी यहाँ से, मतलब क्या करते जाओ उल्टा चलते जाया करो, जब भी ऐसा आ जाए ना 1 2 3 4 इस फॉर्म में चलो, और जहां रुक रहे हो जहां 720 मिल जाए वहां रुक जाना। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 6, ये कितना हो गया 24, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 5 से करेंगे तो 120 गुणा 6 कितना आ गया 120 गुणा 6 720, तो 6 पर रुक गए भी, तो ये कितना है 6 फैक्टोरियल ही तो है, और इसका आंसर कितना आ रहा है 720। तो यहाँ से आर की वैल्यू बता सकते हैं कि भाई आर डायरेक्टली कितना होगा 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल ही कितना आता है 720 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। आसान था भाई ये सवाल भी, बस आपको ये फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ भी, जो भाई मैथ के स्टूडेंट हैं उनको ये चीजें हार्ड नहीं लग रही होंगी, काफी आसान लग रही होंगी, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको स्किप मत करना। कम से कम जो सवाल हैं आपके सामने इन सवालों को तो पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। नेक्स्ट, ये हार्ड सवाल है अभी थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी में भी इसमें कॉम्बिनेशन को मिक्स कर रखा है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालने का क्या तरीका होता है अभी, अरे प्रायिकता किसी भी घटना ये होने की प्रायिकता, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब कोई भी चीज होने की कुल कितनी संभावनाएं है, मतलब ऊपर क्या चाहिए हमें, जो हमें चाहिए उसके अपॉन में क्या कर दें कुल संभावनाएं। जैसे मैं कहूं कि कोई भी एक कॉइन है तो उसमें हेड भी मिल सकता है और मुझे टेल भी मिल सकता है। टोटल आउटकम कितने हो गए 2, मुझे अगर हेड चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम 2 है और उन 2 में से मुझे कोई एक आउटकम चाहिए। जैसे कोई भी एक डाइस है, इसके टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, कि इसके ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। अगर मैं कहूँ 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 इन 6 में से कोई एक नंबर है क्या, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। मैं कहूँ 2 डाइस है मेरे पास, 2 पासे हैं उनको लगातार उछाला जा रहा है, एक के बाद दूसरा पासा उछाल दिया गया। अब मैं कहूँ कि पहली बार भी 5 आ जाए और दूसरी बार भी 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहली बार 5 आने की प्रायिकता कितनी है 1/6, दूसरी बार भी 5 आने की प्रायिकता कितनी है 1/6। तो किसी भी पासे को 2 बार उछाला गया, 5,5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/36। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। तो प्रोबेबिलिटी में एक ही चीज आपको याद रखनी होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कोई भी बस काम होने की कुल संभावनाएं कितनी है और ऊपर जो हमें संभावनाएं चाहिए। जैसे जो भी चीज आपको करनी है या जो सवाल में करने के लिए बोल रहा है वो होने की कितने चांस है वो ऊपर लिख लो, और टोटल चांस है वो नीचे लिख लो।
और इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, वही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता हमेशा एक या एक से कम आएगी। अरे प्रायिकता एक से ज्यादा थोड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती भी। जैसे आप एग्जाम में तुक्का मार रहे हो, 4 ऑप्शन है, 4 में से तुक्का मारने का या आपका आंसर सही होने की प्रायिकता कितनी है, 4 में से कोई एक तो सही जवाब है ही भाई, तो 1/4 प्रायिकता है। तो सोच समझ के तुक्का मारना भाई। बाकी आपके तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है रे, छोड़कर मत आया करो सवालों को, सब सवाल अटेम्प्ट कर लिया करो। नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर भी मानने की दिक्कत है, ये नंबर कटेगा। अब तो नहीं आया तो भी, पहले भी नहीं आ रहा था नंबर, और अब नहीं आएगा तो जानना तो ऐसे ही कुछ नहीं है, तो अटेम्प्ट सारे सवाल कर लिया करो। अब इस सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है ये सवाल, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स। कोई भी एक बैग है अभी, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आए हुए हैं अभी आपके शेखावट यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 6 व्हाइट्स, 3 रेड गेंदे हैं और 6 सफेद गेंदे हैं। क्या कहा गया है सवाल में, इफ 2 balls are drawn randomly what is the probability of getting 1 red and 1 white ball। मतलब एक थैला है जिसके अंदर 6 लाल और, मतलब 3 लाल और 6 सफेद गेंदे हैं। क्या करना है हमें, 2 गेंदे निकाली गई इसमें से, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम देख लेते हैं। कुल कितनी संभावनाएं थी, 9 गेंदे थी। मैंने अभी बताया था तुम्हें, जब भी सिलेक्शन करना हो क्या काम में लेना है, कॉम्बिनेशन। 9 में से हमें कितनी गेंदे चाहिए, 2, यही टोटल आउटकम होंगे क्या, 9C2, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा क्या। अरे NCR का भी तो फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना है, 9 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अभी इसको, ये अपने आप ही 7 फैक्टोरियल आ रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिख दो, क्योंकि 2 इंटू 1 भी 2 ही होगा। ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 4 9 चौक 36। टोटल चांस कितने हैं, मतलब कितने तरीके से आप, टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि आप इस बैग से 2 गेंद निकालो। वो दोनों गेंद क्या हो सकता है, दोनों रेड भी हो सकती है, दोनों व्हाइट भी हो सकती है, एक व्हाइट एक रेड भी हो सकती है, बहुत से चांस बनते हैं अभी। तो टोटल कितने चांस बनेंगे, कितने तरीके से 9 में से 2 गेंदें सेलेक्ट की जा सकती है, 36 तरीके से। अब हमें क्या कहा गया है कि चांस इसका कितना होगा कि एक रेड और एक व्हाइट बॉल है, तो टोटल रेड कितनी थी, 3 में से एक, इंटू 6 व्हाइट 3 में से भी एक आए, यही प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम यह हो गया क्या, इसको सोल्व कर लो भी, 3C1 3 आ जाएगा क्या, इंटू 6 18 आ गया क्या। एक याद रखना, एक सवाल और बनता है, बहुत बार पूछा जाता है, NC0 0 नहीं होता, NC0 1 नहीं होता है। याद रखना रे, डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि NC0 कितना होगा, NC, अरे कोई भी चीज सेलेक्ट करने की, मतलब किसी बैग के अंदर से सिलेक्शन की चांस जीरो थोड़ी हो सकते हैं, कि किस, मान लीजिए 10 वस्तुएं थी, उनमें से जीरो सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं भाई, एक तरीका तो है ना, कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, जीरो तरीके थोड़ी हो सकते हैं किसी भी चीज में से सिलेक्शन के। तो NC0 याद रखना, जीरो नहीं होता है, 1 होता है। ये एक्स्ट्रा था भाई, इसको साइड में नोट कर लेना, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है इसका। 3C1 इंटू 6C1 18 आ गए क्या। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने, 18, टोटल कितने थे 36, कितना आ गया 1/2। मतलब 50% केस, 50% स्थितियां तुम्हारे पास ऐसी होंगी कि तुम्हें एक रेड बॉल मिलेगी और एक व्हाइट बॉल मिलेगी। सारी कैसी हैं, सब में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते भी। ऐसी गेंदें हैं ये कि 6 व्हाइट हैं, तो उन 6 व्हाइट में ऐसा नहीं है कि एक व्हाइट के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, दूसरी पर 2 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बाकी प्रोबेबिलिटी से उम्मीद यही रखना कि आसान सवाल आएगा, पासे से रिलेटेड आ जाएगा। पासे के ऊपर टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। कोई कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। तो ये सारी चीजें थी भी, यही टॉपिक्स थे, मेजरली यही टॉपिक है। देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो लॉग को ढंग से पढ़ के चले जाना, लॉग के बारे में 1-2 सवाल मिल जाएंगे, वही लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो लाइन की इक्वेशन बताई गई है, पीएनसी के बेसिक सवाल है, और प्रोबेबिलिटी है, इनसे ही सवाल मिलने के चांस रहेंगे भी। और जैसे यूनिवर्सिटी का पेपर आ रहा है, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, और हो सकता है 10 सवाल भी इसी टॉपिक से आ जाए। तो टॉपिक कोई मत छोड़ना भी, सारे टॉपिक्स कवर कर लेना, और इन सब के शॉर्ट नोट्स बना के इनको रिवाइज करते रहोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।